पूरा टॉपिक। अच्छा देखो, कल हमने लेटेस्ट एनर्जी जो है जैसे स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी हमारे हमारे पास क्या है। आज जैसे भी इसका इंट्रो दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम द गैसियस आयन टू द सॉलिड आयनिक कंपाउंड ना, अगर मैं गैसियस आयन से सॉलिड आयनिक कंपाउंड को बना रहा हूँ, तो जो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज आता है ना, दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, या एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज ना। एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो चेंज आता है ना, उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट करो मेरे पास Na+ गैस है, और दूसरा जो गैसियस आयन है वो Cl- के जेड। सी बात है, अगर मैं सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना रहा हूँ ना, सॉलिड आयनिक कंपाउंड मैंने बनाना है, तो जैसे फर्स्ट करो NaCl मैंने बनाना है, जाहिर सी बात है इसके दो आयोन्स होंगे, एक होगा Na+ और एक होगा Cl-। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं गैसियस आयन से सॉलिड आयनिक कंपाउंड में जा रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास है Na+ गैस, Cl- गैस, इन दोनों का मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, और NaCl सॉलिड जो है ना वो फॉर्म हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हो रही है ना, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हो रही है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यानी कि मेरे पास गैसियस आयन है, उनको मैंने आपस में रिएक्शन कराया, रिएक्शन करके NaCl सॉलिड बना दिया, रिएक्शन करके मैंने NaCl सॉलिड बना दिया। ठीक है। तो अब जो एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में यूज्ड अप हो रही है उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी यूज्ड अप हो रही है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ये लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जब नेगेटिव होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अब ये बात मैंने कल समझाई है, इसका कोई जवाब तो दे सकता है कि क्यों वो लैटिस एनर्जी हाईली एक्सोथर्मिक होती है? इसका मुझे कोई जवाब तो दे सकता है? बहुत आसान चीज है ये। लैटिस एनर्जी क्यों हाईली एक्सोथर्मिक होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर बॉन्ड ब्रेकिंग वो नहीं हो रही है ना। गैसियस आयन है, वो आपस में मिलके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। गैसियस आयन आपस में मिलके जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। कोई मेजर ब्रेकिंग तो नहीं हो रही है ना, कि पहले कुछ कंपाउंड थे वो टूटे और फिर न्यू वो कंपाउंड फॉर्म हुए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। सही। हमारे पास गैसियस आयन थे, वो आपस में अट्रैक्ट हुए और उन्होंने सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना लिया। उन्होंने सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर लिया। इसको हम बोलते हैं, जो एनर्जी चेंज आता है वो लैटिस एनर्जी, इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जो है ना, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज आप में से जो चीज मैंने कल पढ़ाई थी, कितने ऐसे ये वो लोग हैं जो बता सकते हैं कि गैसेस की इनिशियल, सॉरी, नेचुरल स्टेट क्या होती है, जो आयोन्स होते हैं, आयोन्स की नेचुरल स्टेट क्या होती है? बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। गैस होती है। कल ये बात मैंने समझाई थी कि आयोन्स की जो नेचुरल फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो गैस होती है। आयोन्स की जो नेचुरल फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, कि वो गैस होती है ना। अब ये गैस कैसे होती है, कल ये बात समझाई थी। ठीक है, इसमें ऐड कर दूंगा। आयोन्स की नेचुरल फॉर्म जो है वो गैस कैसे होती है। ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर सॉलिड, ये बस ये 5 मिनट का गो थ्रू है। हमारे पास यहाँ पर एक एक वो सॉलिड है, एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है ना। अब देखो जाहिर सी बात है, ये क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसमें NaCl है, तो ये आपस में बिल्कुल पैक्ड होंगे। ये आपस में बिल्कुल जो है ना वो पैक्ड होंगे। ठीक है। अब अगर मैं इनको हीट करता हूँ, अगर मैं इनको हीट करता हूँ,
अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो हीट करने से होगा क्या, जो मेरी हीट है ना वो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर ये वर्क करती है। जो मेरी हीट है वो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर वर्क करेगी, जिसने NaCl को आपस में पैक करके रखा है, और इसको वीक को करेगी। तो NaCl जो है वो दूर दूर चले जाएंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गई, वीक हो गई। फिर मैंने दोबारा, मैं तो हीट में कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, तो हीट जो है ना इन अट्रैक्टिव फोर्सेस पे वर्क वो करती रहेगी और इनको दोबारा से वीक कर देगी, ठीक है। तो जब और ज्यादा वीक करेगी तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज्यादा वीक हो जाएंगी, तो ये NaCl और ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब गैसियस फेस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, दे आर एट देयर मिनिमम स्ट्रेंथ। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल ही जो है ना मिनिमम होती है, उससे वो कम स्ट्रेंथ जो है वो पॉसिबल नहीं है ना, जो गैसेस में ये होते हैं, ठीक है। उससे मिनिमम स्ट्रेंथ होना पॉसिबल वो नहीं है। अब अगर मैं इनको गैसियस फेस में भी हीट कर रहा हूँ ना, तो होता क्या है, सीधा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना वो टूट जाती हैं। सीधा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो टूट जाती हैं। गैसियस आयन में जो फोर्सेस होती हैं दे आर एट देयर मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी इससे कम स्ट्रेंथ अट्रैक्टिव फोर्सेस की नहीं हो सकती गैसेस में। अब ये NaCl गैस में कन्वर्ट हो गया, मैं फिर भी हीट कर रहा हूँ, मैंने हीट किया तो अब अट्रैक्टिव फोर्सेस, जाहिर सी बात है वो टूट गई ना। अब इससे ज्यादा वीक तो नहीं ये हो सकती ना। आप कोई रोप कट कर रहे हो, रोप कट वो करते करते एक एंड में जो थ्रेड आ जाता है वो बच गया, तो ये उस तरीके के थ्रेड से बस ये टिके हुए हैं ये NaCl आपस में, वो गैस फेस में। जब आप हल्की सी फोर्स दोगे तो वो थ्रेड भी वो टूट जाएगा, तो ये हीट दी तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो भी वॉट एवर द फोर्सेज देयर आर, ये आयनिक के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे, ये भी जो वो टूट गए। तो अब ये तीनों NaCl अलग हो गए, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आ रहा, पता में तेरे मुझे क्या मसला है, मैं फिर भी हीट कर रहा हूँ। अब जब मैंने इसको फिर हीट किया, अब कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं जिसके ऊपर ये हीट वर्क ये कर सके। आप लोगों ने IGCSE और हो लेवल में किया होगा, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज जो है ना पढ़ाता हूँ ना, कि जो हीट है ना, जब हम हीट देते हैं तो हीट वर्क करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर, यानी कि वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन कर रही है। जैसे यहाँ पर है ना ये NaCl है वो लिक्विड फेस में, तो हीट अभी NaCl के ऊपर ये वर्क नहीं वो करेगी, वो इसके ऊपर वर्क ही नहीं करेगी, NaCl को वो देखेगी भी नहीं। हीट देखेगी कि कमजोर मेरे पास वो कौन है, जो कमजोर जो वीक फोर्स होगी वो उसकी तरफ जो हो जाएगी। NaCl के अंदर तो ये बॉन्डिंग हुई हुई है Na और Cl की, जो कि स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो हीट इस तरफ देखती नहीं है। हीट ये आती है जहां पर फोर्सेस वीक हो, उसको पता है कि भाई ये फोर्सेस जो ये वीक है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर ये वर्क करती है। वंस जब अट्रैक्टिव फोर्सेस को वो पूरा डिसमेंटल कर देती है, खत्म वो कर देती है, देन वो फिर आयनिक कंपाउंड के ऊपर, जो आयनिक कंपाउंड में आयंस के बीच में फोर्स है ना उसके ऊपर ये वर्क करती है। अब ये Na+ और Cl- के बीच में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब Na+ और Cl- के जो बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, Na+ अलग हो जाएगा और Cl- जो है वो अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म आई है आयंस की, वो क्या आई है, गैसियस फॉर्म आई है, ठीक है। तो जो नेचुरल फॉर्म होती है वो गैसियस वो फॉर्म होती है। अब यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस आयन में कन्वर्ट जो वो कर दिया। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, गैसियस आयन टू सॉलिड आयनिक कंपाउंड, तो यही तो हमारा वो लेटेस्ट एनर्जी होगा, यानी कि जो यहाँ पे मैंने नीचे आते हुए पूरा साइकिल चलाया है, यानी सॉलिड आयनिक कंपाउंड था, इसको मैं लेके आ गया कहाँ पे, गैसियस आयन में। अगर मैं इसको वापस उल्टा चला दूं, यानी गैसियस आयन टू सॉलिड आयनिक कंपाउंड, इसी को तो वो लेटेस्ट एनर्जी हम बोलते हैं, इसी को तो लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। यानी कि जो गैसियस आयन बनाने का प्रोसेस होता है सॉलिड आयनिक कंपाउंड से, उसको मैं अपोजिट को कर दूं, यानी मैं गैसियस आयन से सॉलिड आयनिक कंपाउंड को बना दूं। फिर से सुन लो, फिर सही है। जो प्रोसेस होता है सॉलिड आयनिक कंपाउंड से गैसियस आयन वो बनाने का, उसको अगर मैं अपोजिट को कर दूं, उल्टा कर दूं, तो वो लेटेस्ट एनर्जी वो बन जाता है, क्योंकि इसमें गैसियस आयन से सॉलिड आयनिक कंपाउंड जो वो बन रहा होता है। सही है। अब इसमें कोई वो डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे वो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे जो वो बढ़ जाते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस, या फिर ऑल एब्सोल्युटली क्लियर? कोई खैरियत में मुश्किल चीज है भी नहीं है।
मुश्किल चीज पता है वो पहली ये कब आती है? वो आती है इक्विलिब्रियम में। ये टू में तो सही की वो मुश्किल चीज आती है ना, वो आती है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम बाकी में जो है ना मुश्किल टॉपिक है, अगर वो अपने पीक पे आ रहे बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस। अच्छा अब देखो यहाँ पे, जो जो लैटिस एनर्जी हमारे पास होती है ना, लैटिस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी भी कंसिडर करते हैं। लैटिस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वो कंसिडर करते हैं। लैटिस एनर्जी को हम बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी भी कंसिडर करते हैं या कर सकते हैं ना, यानी कि जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो उतना ही स्ट्रांगर जो है हमारे पास जो वो क्या होगा, बॉन्ड होगा। ठीक है अब, अच्छा एक बात आपको वो याद होगी, जो इससे पहले हमने एस और आईजीसीएसई में किया था, कुछ बॉन्ड एनर्जीज हमें गिवन होती थी ना, वो आपने अगर गौर किया वो कोवेलेंट की होती थी खाली, आयनिक की वो नहीं होती थी। हम जो बॉन्ड एंथैल्पी से जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते थे, तो वो बॉन्ड एंथैल्पीज जो है ना वो कोवेलेंट कंपाउंड्स वगैरह की दी हुई होती थी मॉलिक्यूल की, H2O की, CO2 की, NH3 की, HF की, इस तरीके से ना। बट कभी आयनिक की नहीं दी हुई होती थी। ठीक है, तो आयनिक की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, वो हम लैटिस एनर्जी से कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि पता लगा सकते हैं। लैटिस एनर्जी जो है वो आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। क्या मतलब इसका? भाई देखो अभी ये हमारे पास है N+ गैस। अब एक बात मुझे बताओ, Na+ गैस सबसे लोवेस्ट स्टेट है या इससे भी नीचे कुछ आ सकता है? जैसे अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल नीचे को तक आया हूँ, मेरे पास सॉलिड आयनिक कंपाउंड था, मैं ब्रेक करता गया करता गया वो करता गया, और मैं गैसियस आयन पे आके रुक गया। क्या इससे नीचे कोई स्टेट पॉसिबल है? क्या गैसियस आयन से भी नीचे कुछ बन सकता है अगर मैं इसको भी हीट तो करूंगा? यस, कोई बता सकता है ये? क्या इससे भी नीचे कोई पॉसिबल है, या फिर यही सबसे जो है ना लोवेस्ट स्टेट होती है हमारे पास? हाँ भाई। हाँ लोबना, हाँ बताओ। नहीं, इससे नीचे कोई स्टेट नहीं है ना, यानी कि ये लोवेस्ट स्टेट हमारे पास है, इससे नीचे कोई स्टेट होना पॉसिबल ही वो नहीं है। अब मैं यहाँ पे लोवेस्ट स्टेट से कहाँ जा रहा हूँ, हाईएस्ट स्टेट पे को जा रहा हूँ। क्या NaCl सॉलिड से ऊपर कोई स्टेट है? नहीं, बिल्कुल पीक है। आपने एक सॉलिड आयनिक वो कंपाउंड जो वो बना दिया, आप इससे ज्यादा क्या वो बनाओगे आप? इससे ऊपर भी कुछ भी नहीं वो बना सकते। यानी कि आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया जिसमें आपने सबसे लोवेस्ट स्टेट से स्टार्ट किया, और आप गए बिल्कुल पीक पर। यानी कि ये जो प्रोसेस है, इसमें हर तरह की एंथैल्पी इन्वॉल्व हो रही है। ये जो प्रोसेस है, इसमें हर तरह की एंथैल्पी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। ये जो आयनिक कंपाउंड हमारे पास बन रहा है ना, क्योंकि ये एक लोवेस्ट स्टेट से वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हर तरह की एंथैल्पी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये जो भी एंथैल्पी एनर्जी चेंज इस आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए चाहिए, तो इसके बीच में सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल लोवेस्ट स्टेट से हाईएस्ट स्टेट पे जब वो जा रहे हैं, इस वजह से हम इसको बॉन्ड एनर्जी कंसिडर को करते हैं, वो लेटेस्ट एनर्जी को। यानी कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड की जितनी ज्यादा, यानी जितनी नेगेटिव ये वो बॉन्ड एनर्जी, ये वो लेटेस्ट एनर्जी होगी, उतनी ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अंडरस्टूड, या फिर कोई कंफ्यूजन है इस बारे में? अब देखो सही है, हमें पता चल गया कि भाई लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है ना, बट वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है? दैट सी बात है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो हमारे पास होंगे ना, जिसके जिसके ऊपर जो है ना वो लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड को कर रही होगी। तो सबसे पहला फैक्टर होता है चार्ज। अब जैसे कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये वो लेटेस्ट एनर्जी से। यानी कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब ये हमने देखना किस तरीके से है, इस तरफ हमने आना है। क्या मतलब है इसका? देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर MgCl2 है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ NaCl से। अब जो पॉजिटिव आयन है ना, हमने वो देखना है कि भाई
वो जो पॉजिटिव आयन है वो सेम ग्रुप में ये बुलाए कर रहा है या सेम पीरियड में बुलाए कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर MgCl2 और NaCl है। अब यहाँ पर Mg और Na ये दोनों पॉजिटिव आयन्स हैं। तो ये सेम ग्रुप में लाया करेंगे या सेम पीरियड में बुलाए करेंगे। पहले तो हमें ये चीजों को नोट करनी है। हम आ गए भाई, periodic टेबल कहाँ चले गया, ये रहा। देखो Na और Mg सेम पीरियड में बुलाए करते हैं, ग्रुप तो इनका डिफरेंट है। Na ग्रुप 1 में तो +1 चार्ज होगा, Mg ग्रुप 2 में तो +2 चार्ज होगा। बट ये सेम पीरियड में आ रहे हैं, थर्ड पीरियड में आ रहे हैं वो दोनों ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हमें पता चल गया कि दे आर फ्रॉम दी सेम पीरियड, ये दोनों सेम पीरियड के। अब अगर दो सेम पीरियड के हमारे पास कंपाउंड आ जाए तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है चार्ज। क्या होता है? डिसाइडिंग फैक्टर होता है चार्ज। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो जैसे मेरे पास Mg+2 है। अब मैंने क्या बोला है कि जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा, लैटिस एनर्जी उतनी तो ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज से लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब होता क्या है, देखो जैसे यहाँ पे ये मेरे पास है। अब एमजी में मेरे पास ये Mg है। Mg में अगर मैं शेल वाली को कन्फिगरेशन करूँ तो 2 8 2 होगी ना। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, देन 2 ना। और अच्छा, अब ये Mg की हो गई। अब Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी जाहिर सी बात है Mg के पास तो 12 है। अब Mg वो करेगा क्या, Mg जाहिर सी बात है वो मेटल है, तो वो आखिरी का शेल पूरे का पूरा लूज है वो कर देगा, तभी तो Mg+2 के बनेगा, तभी तो ये पॉजिटिव आयन जो वो बनेगा। ये आखिर के दो इलेक्ट्रॉन जो है, यानी आखिरी शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कर देगा लूज। तो उसने ये कर दिया लूज, तो कन्फिगरेशन आ गई 2 8 की। अब यहाँ पे जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर तुम ये वो देखो, पहले जब ये Mg था तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज था वो 12 का था, यानी प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियर चार्ज वो 12 का था। तो जब ये नॉर्मल Mg था तो 12 के चार्ज से ये 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट को कर रहा था। लेकिन जब ये Mg+2 बन गया तो उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन जो रह गए। अब ये 12 के न्यूक्लियर चार्ज से, यानी 12 ये प्रोटॉन के चार्ज से 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट को करेगा। दैट मीन्स के पहले ये 12 प्रोटॉन से 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट को कर रहा था। सही है। अब उल्टा होगा, अब ये उन्हीं 10 से उन्हीं 12 ये प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट को करेगा। तो जाहिर सी बात है अब ये उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वो दे रहा होगा, यानी इसकी जो ग्रिप होगी इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा स्ट्रोंगर होगी, यानी ये ज्यादा स्ट्रोंगर ये हाइऑन होगा। ठीक है। सेम यही चीज Na के साथ भी होगी भाई। Na में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो अभी नॉर्मल एक एटॉमिक फॉर्म में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट वो कर रहे हैं। लेकिन जब ये एक लूज वो कर देगा, आयन बन जाएगा, इसके वैलेंस शेल में एक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज ये वो कर देगा। अब इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रह गए। अब ये उन्हीं 11 के न्यूक्लियर चार्ज से 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये भी जो है ना, ये भी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी जो वो देगा। लेकिन जितनी एनर्जी मैग्नीशियम को दे रहा था ये उतनी थोड़ी वो देगा। मैग्नीशियम 12 की एनर्जी 10 को दे रहा था, और Na जो है वो 11 की एनर्जी वो 10 को दे रहा है। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, स्ट्रोंगर होगी। मैग्नीशियम का जो आयन है वो स्ट्रोंगर होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने करीब करीब जो वो पुल कर लेगा। ज्यादा करीब पुल कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब करीब करीब ये आ जाएंगे तो आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा जो है वो हो जाएगी। जब मैग्नीशियम के पास जो है ना वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है देन द Na+, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पावर से पुल करेगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जब इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब आ जाएंगे तो चार्ज वो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और हमें पता है कि जब चार्ज डेंसिटी को ज्यादा होती है तो उस आयन के पास पावर को ज्यादा होती है, तो वो आयन ज्यादा स्ट्रोंगर जो को बन जाएगा। तो इस वजह से जो है ना मैग्नीशियम की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा
एज कम्पेयर टू दी Na+। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और सोडियम, Mg+2 और Na+, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 10। बट मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज जो वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा पावर से उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू Na+। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावर से वो करीब आएंगे, तो वो ज्यादा मैग्नीशियम के जो न्यूक्लियस है उसके वो करीब आ जाएंगे। तो चार्ज जब जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब ये आ जाएंगे, तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो जो आयन है उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी ना। तो जितना स्ट्रॉन्गर आयन होगा, उतनी ही ज्यादा जो है वो लेटेस्ट एनर्जी होगी। चार्ज डेंसिटी बोलते हैं कि कितने एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर न्यूक्लियस के पास पावर वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब ये पुल करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब करीब ये आ जाएंगे। जैसे कि फर्ज करो ना, इस तरीके से इस चीज को समझो। अब ये मैं एक बात समझाता हूँ, अगर नहीं समझ आई तो नो इशू, दोबारा समझा दूंगा ना। लेकिन अगर नहीं समझ आए तो भाई ये पूछ पुल लेना, बिल्कुल जीरो नहीं पुर रहना। केमिस्ट्री में अगर 10% भी समझ नहीं आया तो कुछ भी समझ नहीं आया। अब ये मेरे पास फर्ज करो Mg है, ये Mg है अभी ना, ये कोई Mg2+ जो वो नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2, फिर ये शेल के मैंने बनाए हुए ना, दूसरे में 8 है, फिर आखिरी में कितने, 2 मैंने बना दी। अब यही जो है ना, यही चीज अगर मैं Mg2+ के लिए बनाऊं, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये जो है ना लूज, ये वो कर देगा। तो अब जो बीच में वो न्यूक्लियस है ना, अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों की एनर्जी भी वो इन बाकी इलेक्ट्रॉन्स को वो दे देगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो वो चले गए ना। अब जिस एनर्जी से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, वो तो बच गई। तो वो एनर्जी भी अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ये वो दे देगा। जिसकी वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके करीब करीब आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके करीब करीब वो आ जाएंगे, और इसका साइज हो गया स्मॉलर। सही है। अब जितने एरिया में पहले ये 10 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब उससे बहुत कम एरिया में ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जिसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर अब ज्यादा ये आ गए, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा हो गया। तो अब आयन हमारे पास ज्यादा स्ट्रोंगर जो है वो हो गया। अब आयन हमारे पास ज्यादा स्ट्रोंगर हो गया है, तो वो ज्यादा वो पावर से जो है ना नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव आयन विद द मोर पावर। अब ये ज्यादा ये पावर से नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। देखो अब इसी तरह से ना उसने हमें दे दिया Mgcl2 वर्सेस CaCl2 ना। उसने Mgcl2 और CaCl2 का कंपैरिजन करा दिया। उसने Mgcl2 और CaCl2 का ना कंपैरिजन करा दिया। अब मैंने देखना क्या है कि भाई यहाँ पर Mg और जो Ca है, कैल्शियम है, ये दोनों सेम ग्रुप में लाया करते हैं या सेम पीरियड में लाया करते हैं। मैंने ये देखना है ये दोनों सेम ग्रुप में लाया करते हैं या फिर ये सेम पीरियड में बुलाए करते हैं। अब मैं ये देखूंगा कैसे, मैं आऊंगा ये प्रोडक्ट टेबल में। मैंने देखा कि भाई Mg और Ca तो ये रहे, Mg और कैल्शियम तो ये रहे, मैग्नीशियम और कैल्शियम दे बिलोंग्स टू दी सेम ग्रुप। ये सेम ग्रुप में जो है ना लाया करते हैं। ये किस में लाया करते हैं, ये सेम ग्रुप में जो है ना ये वो लाया करते हैं। अब क्योंकि ये सेम ग्रुप में ये लाए वो कर रहे हैं, सही। अब अगर दो पॉजिटिव आयन सेम, जिनको मैंने कंपैरिजन करना है, सेम ग्रुप में लाइव कर रहे हैं, तो वहां पे साइज जो है ना वो मैटर करता है कि इनका साइज कितना बड़ा है। अगर ये सेम ग्रुप में लाइव कर रहे हैं, तो मैं इनके साइज को देख के डिसीजन को लेता हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी कम होगी या ज्यादा। मैं इनके साइज को देख के डिसीजन जो को लेता हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, वैसे साइज से लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
क्यों होती है, यानी अगर मैं साइज इंक्रीज करूंगा तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं साइज डिक्रीज करूंगा तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा है क्यों, ये हमने जो है ना यहाँ पे वो देखना है ना कि इसके पीछे का जो ये वो रीजन क्या है। हमें यहाँ पे देखना क्या है कि इसके पीछे का वो रीजन क्या है। अब अगर मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर करूं तो मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में होता है, मैग्नीशियम जो है वो थर्ड पीरियड में होता है, और जो कैल्शियम हमारे पास है वो फोर्थ पीरियड में होता है। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड में। तो होता है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीशियम में दो पीरियड जो वो रह जाएंगे और कैल्शियम में तीन पीरियड वो रह जाएंगे, ठीक है। वैलेंस शेल लूज करने के बाद जब ये Mg+2 और ये Ca+2 बनेगा। अब देखो है क्या, मैग्नीशियम में शेल्स जो है वो कम है, कैल्शियम में शेल्स जो है वो ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, जब कैल्शियम में शेल ज्यादा होंगे तो कैल्शियम का साइज भी जो वो ग्रेटर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतनी ही ज्यादा शील्डिंग होगी। तो जब इसका साइज ही वो ग्रेटर होगा कैल्शियम का, तो इलेक्ट्रॉन्स भी वो दूर दूर होंगे। ऐसे ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स वो दूर दूर होंगे ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वो दूर दूर होंगे तो चार्ज वो डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले गए, अब जितने एरिया में पहले ये इलेक्ट्रॉन थे अब उससे भी ज्यादा दूर जो वो चले गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले गए वो दूर दूर, तो जिसकी वजह से जो चार्ज वो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा होगी। मैग्नीशियम की जो चार्ज वो डेंसिटी है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। मैग्नीशियम की जो चार्ज वो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में शेल वो कम है, सॉरी हाँ, मैग्नीशियम में शेल कम है, कैल्शियम में शेल जो वो ज्यादा है। उसके साथ साथ मैग्नीशियम में क्योंकि शेल वो कम है तो साइज स्मॉलर है, कैल्शियम में शेल जो वो ज्यादा है तो साइज ग्रेटर है। अब क्योंकि मैग्नीशियम में का साइज जब कम है तो उसकी चार्ज पोटेंसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। अब क्योंकि कैल्शियम का साइज जो है वो ज्यादा है, ग्रेटर साइज है, तो उसकी चार्ज पोटेंसिटी जो है वो लेजर हो जाएगी। अब क्योंकि मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी जो है वो ज्यादा होगी। कैल्शियम का साइज जो है वो ज्यादा था तो उसकी चार्ज डेंसिटी वो कम थी, तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी कम हो जाएगी। सो बेसिकली हमने यहाँ पे चार्ज व डेंसिटी को इन्वॉल्व जो वो करना है। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पोटेंसिटी से, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा चार्ज पोटेंसिटी होगी। जो साइज होता है वो चार्ज पोटेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर उसी वजह से वो लेटेस्ट एनर्जी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हो जाता है। तो इस वजह से MgCl2 की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो कैल्शियम क्लोराइड से ज्यादा होगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई अगर जो मेरा आयन है वो सेम पीरियड में लाई कर रहा है तो चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर होगा। चार्ज ज़्यादा होगा तो जो चार्ज डेंसिटी वो ज़्यादा होगी और लेटेस्ट एनर्जी जो वो ज़्यादा होगी। और जो इसी तरीके से अगर वो सेम ग्रुप में वो लाई कर रहे हैं ना, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो साइज डिसाइडिंग फैक्टर है। साइज अगर ग्रेटर ये होगा, अगर साइज ग्रेटर होगा, नहीं अभी 1/2 सेकंड पे हम नहीं आए ना, अभी हम लेटेस्ट एनर्जी की वो थ्योरी पर है। अगर चार्ज अगर साइज ग्रेटर होगा तो चार्ज डेंसिटी वो कम हो जाएगी, तो लेटेस्ट एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी से। बट अगर वो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करा दे रेडियम क्लोराइड का और NaCl का, अब इसमें इशू क्या आ रहा है, ये चीज जरा ये के देखो। अगर मैं देखूं भाई यहाँ पे Cl तो दोनों में सेम है, डिसाइडिंग फैक्टर वही Na और Ra के बीच में। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों सेम पीरियड में या सेम ग्रुप में। ये मेरा रहा Na और ये रहा रेडियम। इशू क्या है, ना तो ये सेम ग्रुप में है ना ही ये सेम पीरियड में। Na ग्रुप 1 में है, Ra ग्रुप 2 में है। तो अगर मैं ग्रुप वाइज तो देखूं तो ये ग्रुप 2 में है, और ये सॉरी, हाँ, ये ग्रुप 2 में है और ये ग्रुप 1 में है। सही है, ये ग्रुप जो है ये 1 में है। इसी तरह से जो Na है उसका पीरियड थर्ड है,
और आर ए का पीरियड जो है वो 7 है। इसका ऊपर एक हाइड्रोजन भी होता है ना, जो ये फर्स्ट पीरियड होता है, ये सेकंड, ये थर्ड। और आर ए का जो पीरियड है वो, जो आर ए का वो पीरियड है वो है ये थर्ड है, और आर ए का पीरियड जो है वो 7 है। सही। तो अब ना तो ये सेम पीरियड में ये खिलाए कर रहे हैं, ना ही ये सेम ग्रुप में बुलाए कर रहे हैं। अब तो ये इशू हो गया ना, ना तो ये सेम पीरियड में बुलाए कर रहे हैं, ना ही ये सेम ग्रुप में बुलाए कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, आर ए ग्रुप 2 में है, ये ग्रुप ये 1 में है। तो जो साइज का कंपैरिजन था वो तो कैंसिल आउट हो गया। और जो, अगर मैं वो देखूं चार्ज का कंपैरिजन, तो इनका पीरियड भी चेंज है। इसका पीरियड 7 है, इसका ये पीरियड 3 है, तो चार्ज का वो कंपैरिजन भी किया। अगर मैं इनको वैसे चार्ज की उससे वो कंपेयर करूं, तो आर ए ग्रुप 2 में है तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, एन ए ग्रुप 1 में है तो इसके ऊपर +K1 चार्ज होगा। अब क्योंकि आर ए का चार्ज जो है वो ज्यादा है, तो आर ए की चार्ज पोटेंसिटी भी वो ज्यादा होगी। तो आर ए की वो लेटेस्ट एनर्जी RaCl2 की ग्रेटर होगी NaCl से। लेकिन अगर मैं साइज के ऊपर वो कंपैरिजन करूं, Na का जो साइज है, Na का जो साइज है, Na पीरियड 3 में है, आर ए पीरियड 7 में। तो आर ए का जो साइज है वो Na+ है, वो बड़ा है। क्योंकि आर ए में 7 शेल हैं और Na में 3 शेल हैं। तो क्योंकि Na का साइज स्मॉलर है, तो अकॉर्डिंग टू साइज NaCl की लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी RaCl2 से। अब यहाँ तो मैं वो फंस गया ना। अगर मैं चार्ज को देख रहा हूँ तो RaCl2 जो ये विनर है, और अगर मैं साइज को देख रहा हूँ तो NaCl जो ये विनर है। RaCl2 क्यों ये विनर है, इसका चार्ज बहुत ज्यादा है। NaCl क्यों विनर है, इसका साइज स्मॉलर है। अब तो मैं वो फंस गया, मैं चार्ज को देखूं या साइज को वो देखूं। अगर ऐसी वो कंडीशन आ जाए कि साइज और चार्ज बिल्कुल अपोजिट आंसर जो वो दे रहा हूँ, ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए कि चार्ज और साइज बिल्कुल अपोजिट आंसर जो वो दे रहा हूँ, तो वहां पर हम चार्ज को वो कंसिडर करते हैं। अगर ऐसी वो कोई ये कंडीशन आ जाए कि साइज और चार्ज आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, तो हम वहाँ पे साइज को कंसिडर, सॉरी, चार्ज को कंसिडर करते हैं। इफ चार्ज एंड द साइज कोलाइड विद ईच अदर, देन वी कंसिडर द चार्ज। हम चार्ज के ऊपर डिसीजन लेंगे, और RaCl2 की जो वो है लेटेस्ट एनर्जी, वो NaCl से क्या होगी, ज्यादा हो। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास है, वो बोल रहा है कि डिफाइन द लेटेस्ट एनर्जी ना, WH पर लेटेस्ट, व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम its gaseous ion under standard condition. When a 1 mole of solid ionic compound is formed from its gaseous ion under standard condition ना। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि भाई suggest the trend in the magnitude of the lattice energy of group 1 iodide, lithium, sodium and potassium iodide. Explain your answer. अब देखो, यहाँ पे आयोडाइड सेम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी ग्रुप में कंपैरिजन हो रहा है ना। अब लिथियम जो है यहाँ पे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम। यानी ये तीनों सेम ग्रुप में जो है वो लाई करते हैं। सबसे ऊपर लिथियम, उससे नीचे सोडियम, उससे नीचे ये पोटेशियम। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे ना जो ट्रेंड होगा पोलैरिटी एनर्जी का, वो डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं लिथियम से पोटेशियम की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा साइज जो है वो ग्रेटर हो रहा है, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहा है। साइज जब ग्रेटर होगा तो चार्ज पोटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे मेरा जो अट्रैक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ना, यानी पोलैरिटी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही। फिर देन वो बोल रहा है कि सजेस्ट हाउ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट डिफर फ्रॉम द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सीजियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट, बेरियम और सीजियम कहाँ पर है, बेरियम ये रहा, सीजियम ये रहा, यानी ये दोनों सेम पीरियड में वो लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, चार्ज। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, चार्ज। तो अब क्योंकि पेरियम का चार्ज 2+ होगा, सीजियम का 1+ होगा, तो पेरियम 2+ की जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, तो इसमें अट्रैक्शन ये ज्यादा क्रिएट करेगा। तो बेरियम क्लोराइड की वोलेटिस एनर्जी भी
ज्यादा होगी। Barium sulfate has a greater lattice energy as it is having greater cationic charge and nuclear charge. So barium plus 2 has a greater charge density. अच्छा, अब वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास है द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज -1022। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट causes the latest energy of calcium oxide to be more exothermic than the lithium fluoride. Explain why this factor causes the difference ना। अब देखो हमारे पास पहले तो फैक्टर बताना है। अब लिथियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड है ना, लिथियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। लिथियम फ्लोराइड वर्सेस कैल्शियम ऑक्साइड। अब वो बोल रहा है कि अब इस चीज को सुनो। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कॉजेज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू बी मोर एक्सोथर्मिक। वो कौन सा फैक्टर है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड की एनर्जी को, लेटेस्ट एनर्जी को मोर एक्सोथर्मिक बना रहा है? तो पहले तो इनके पॉजिटिव आयन को कंपेयर कर लो, कैल्शियम और लिथियम। कैल्शियम ये रहा, लिथियम ये रहा। अब कैल्शियम, अब देखो यहाँ पे भी वही चीज आ गई ना, ना तो ये सेम पीरियड में है, ना ही ये सेम जो ग्रुप में है। लिथियम का सेकंड पीरियड है, कैल्शियम का 4 है। ठीक है। और इसकी जो वो है चार्ज जो है वो भी बहुत कुछ डिफरेंस है। सही है। इसका +1 है, इसका +2 है, ये ग्रुप का फर्क है, ना तो सेम ग्रुप में ना ही सेम उसमें। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? चार्ज। अब क्योंकि अब अगर मैं साइज देखूं तो लिथियम का साइज स्मॉलर होगा, पीरियड 2 में है, कैल्शियम का साइज जो है वो ग्रेटर होगा। और अगर मैं चार्ज को देखूं तो कैल्शियम का साइज जो है वो, कैल्शियम का चार्ज वो ग्रेटर है। अब क्योंकि कैल्शियम का चार्ज जो वो ग्रेटर है ना लिथियम पे, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? चार्ज। क्योंकि अगर मैं साइज को देखूं तो विनर कौन है? लिथियम। अगर मैं साइज को देखूं विनर कौन है? लिथियम। कैल्शियम को देखूं तो विनर कौन है? और चार्ज को देखूं तो विनर कौन है? कैल्शियम। तो मैं चार्ज के ऊपर वो फैक्टर करूंगा। तो अब मैं लिख दूंगा द चार्ज ऑफ कैल्शियम +2 इज ग्रेटर देन द लिथियम प्लस। सो चार्ज व डेंसिटी ऑफ Ca+2 वुड बी ग्रेटर। सीधी सी चीज। फिर उसके बाद जो अभी मैंने पढ़ा है यही वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है। वो बोल रहा है कि स्टेट द टू मेजर फैक्टर्स दैट न्यूमेरिकल दैट अफेक्ट द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। एक तो होता है चार्ज ऑफ एन आयन, और एक होता है आयनिक साइज यानी वो रेडियस। फॉर ईच फैक्टर यू हैव आइडेंटिफाई इन E1 state whether it tends to make the lattice energy of radium sulfide more exothermic or less exothermic than sodium chloride। वही जो अभी एग्जांपल कराई मैंने यहीं से उठाई थी। वो बोले है कि हर फैक्टर को यूज करो और मुझे बताओ किसकी एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है या वो कम होगी। अब ये दोबारा तो कराने की जरूरत नहीं है। रेडियम का जो साइज है वो जो है वो चार्ज जो है वो ग्रेटर है। सही है। लिथियम रेडियम मेरे पास, ये वही जो भी मैंने करा है ना आप लोग को, यही एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर मैं चार्ज के ऊपर जाऊं तो रेडियम क्लोराइड पिनर है, साइज के ऊपर जाऊं तो NaCl जो है ये पिनर है। वही मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। इफ यू कंसिडर द चार्ज रेडियम विल हैव विल बी मोर एक्सोथर्मिक, यानी ज्यादा नेगेटिव होगी। एंड इफ यू कंसिडर द साइज रेडियम सल्फाइड विल बी मोर लेस एक्सोथर्मिक, यानी कि NaCl विल बी मोर एक्सोथर्मिक। अब उसके वो बात बोल रहा है the lattice energy of sodium chloride, NaCl, and radium sulfide are this, and the lattice energy of NaCl is this, and the radium sulfide is this। NaCl की कितनी है ये रही, रेडियम की कितनी है ये रही, यानी NaCl की जो है वो कम है, रेडियम की वो ज्यादा है। आइडेंटिफाई द डोमिनेंट फैक्टर। अब वही इसने बात पूछ ली ना कि भाई अगर तुम दोनों फैक्टर को देख रहे हो तो दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा? जो डिसाइसिव फैक्टर होगा तो वो है चार्ज। हम लिखते थे चार्ज ऑफ Ra+2 इज ग्रेटर देन Na+।